अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 6 आप ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज बेटे मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किस तरह के पेपर में आ सकते हैं, उनसे एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। चैप्टर नंबर 6 है हमारा बायो एनर्जेटिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे इसमें से, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से एक आएगा। सबसे पहले इसी पेज पे आप लोग नीचे आओ तो बेटे यहाँ पे डेफिनेशन दी होगी, मैंने उसको अंडरलाइन भी किया है, डैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। इसको आप अंडरलाइन करें, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये टॉपिक आपने नहीं करना, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग छोड़ दो। नेक्स्ट आपका आएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में से बेटे बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, सिंपल डेफिनेशन आएगी। फिर आपका आ सकता है व्हाट इज़ यू मेंट बाय कंपेंसेशन पॉइंट। इसको आप लोग टिक लगाओ। ये जो येलो कलर में बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय कंपेंसेशन पॉइंट, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आप आए, नीचे आपको दिया हुआ है रोल ऑफ लाइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम आता है, ये भी आप करोगे। देन आपने ये पूरा का पूरा एक्शन स्पेक्ट्रम बेटे कंप्लीट करना है। उसके बाद रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, रोल ऑफ वाटर है, ये तीनों के तीनों आपने करने हैं। इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं इनमें से आ सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि जितने भी इस तरह के बॉक्सेस होते हैं ना बेटे, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनको पढ़ने की भी तौफीक नहीं करते। इनको आपने पढ़ना है। इसके अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इसके अंदर से आपके एमसीक्यूज आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। ये तमाम के तमाम बॉक्सेस मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, यहाँ पे स्टार्ट में आपको रोल ऑफ वाटर सारा बताया हुआ है बेटे, ये सारा आप करोगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये टॉपिक आपने नहीं करना, इस टॉपिक को आप लोग निकाल दो, ये टॉपिक आप नहीं करोगे। नीचे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी आपने नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ, यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है असेसरी पिगमेंट्स। ये टॉपिक भी बेटे आपने नहीं करना, इस टॉपिक को भी आप लोग छोड़ दें, एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपने करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को याद हो तो बेटे मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, और आपका बिल्कुल इधर ही पीछे आओ बुक के, यहाँ पे स्टार्ट में आपको एक्शन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें एक्शन स्पेक्ट्रम, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिखें। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के डिफरेंसेस बेटे मैंने आपको राइट करवाए थे जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद होगा। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को करवाए थे, वो डिफरेंसेस आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। आपके पेपर में अक्सर ही क्वेश्चन रिपीट होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या कह रही हूँ और एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। मैंने आपको इनके डिफरेंसेस अच्छे खासे डिटेल में लिखवाए हुए हैं, ठीक है। नोट आपको करवाए हुए हैं, वो आपने यहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। इधर जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये भी आप इसी तरह पढ़ोगे। नेक्स्ट पेज पे आओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। ये आपने करना है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों की बात हो रही है, और मैंने आपको बेटे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के डिफरेंसेस भी राइट करवाए हैं, ठीक है। जो तो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, उन्होंने साथ साथ राइट कर लिए हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो बेटे आप प्लेलिस्ट में जाएं इस चैप्टर की, वहाँ पे आपको डिफरेंसेस जो हैं वो सारे के सारे जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड करवाए हैं वो सारे आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें हमने डिटेल से सारा मैकेनिज्म राइट करना है। लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन का सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय लाइट रिएक्शन, तो वहाँ पे आप सारा का सारा यहाँ पे लिखोगे, ठीक है।
और इसको अच्छी तरह से आपने करवाना है। यहाँ पे ये जो पूरा पेज है ना, इस पेज में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाउ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय फोटो सिस्टम 2, व्हाट इज यू मेंट बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1, हाउ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय फोटो सिस्टम 1, हाउ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू NADP, व्हाट इज यू मेंट बाय Z स्कीम। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है कीमो ऑस्मोसिस, बेटे डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने अच्छी तरह से करना है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि कीमो ऑस्मोसिस से क्या मतलब है, क्या इसको जो है किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद कार्बन फिक्सेशन पे आपका नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन कार्बन फिक्सेशन। मैंने बेटे आपको इसका पूरा साइकिल ड्रॉ करके तीनों फेजेस अलग अलग इसके जो है वो एक्सप्लेन किए थे, और मैंने कोशिश की थी कि इजी साइकिल ड्रॉ करूं और तीनों फेजेस की हेडिंग देके आपने इसको जो है वो लिखना है जब ये पेपर में आएगा। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिखिए, इसको आपने चॉइस पे नहीं छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे आओ। फेज 2 है इसका रिडक्शन, फेज 3 है रीजनरेशन, इनको भी एक दफ़ा आप लोग पढ़ लें। नेक्स्ट आपका आता है सेलुलर रिस्पायरेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे आ सकते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है और एन एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस और इनके प्रोसेस जो हैं वो आपको आने चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ पे और मैं नोट करवा दूँ, मैंने आप लोगों को एरोबिक और एन एरोबिक रिस्पायरेशन के डिफरेंसेस भी बेटे राइट करवाए हैं, वो भी आपने यहाँ पे लाजमी करने हैं, उनको भी आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद व्हाट इज़ यू मेंट बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड व्हाट इज़ यू मेंट बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इनकी डेफिनेशंस और इनकी इक्वेशंस ये आपने करनी है, ठीक है, लाजमी करनी है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। इसके अलावा मैंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के डिफरेंसेस भी राइट करवाए थे, वो भी आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट पेज पे आएँ। यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन हमें दिया गया है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कि राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस पे नोट आ सकता है, ये आप लोग प्रिपेयर करोगे। मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इसके सारे फेजेस, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया और उसकी फ्लो शीट डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। नेक्स्ट आपका है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, ये, और नंबर 3 पे जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्रेब्स साइकिल और एक ग्लाइकोलिसिस, बेटे इसके आगे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि हम लोगों को एक हमारी ना एक नेचर होती है, जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, हमें जब टीचर बता रहे होते हैं ना कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद करने को ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि वो हम मस्ट करें। तो इसीलिए मेरी भी कोशिश है कि बेटे जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या ये शॉर्ट आ सकता है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके आगे इंपॉर्टेंट लिखूँ ताकि आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल भी चॉइस पे ना छोड़ो। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ये आपने अपने पेपर के लिए लाजमी प्रिपेयर करने हैं, किसी भी सूरत इन दोनों को नहीं छोड़ना। मैंने आपको क्रेब्स साइकिल जो है वो अच्छी तरह से ड्रॉ करके दिखाया था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, आपने इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर भी करना है, जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही बेटे इसको आप लोग लर्न करोगे। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी आप प्रिपेयर करोगे, ये इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल है और जो ग्लाइकोलिसिस है बेटे, आप इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आपने ना रट्टा नहीं लगाना, इसको समझ के याद करना है। समझ के याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिट्रिक एसिड जो है वो स्टेप 2 में किस में कन्वर्ट होता है। पता कैसे होगा, याद करोगे समझोगे तो पता चलेगा ना, वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें बेटे। सिंथेसिस ऑफ ATP भी आपने करना है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी आप करोगे, ओवरव्यू ऑफ द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसमें मैंने आपको ओवरऑल सारी डायग्राम बना के दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि कौन से प्रोसेस में कितने ATP मालिक्यूल जो हैं वो जनरेट हुए हैं, ये सारा मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी बेटे। उसके बाद
नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएँ, यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है अदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स एज फ्यूल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। ये टॉपिक आप नहीं करोगे, इस टॉपिक को छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है फोटो रिस्पायरेशन। बेटे ये प्रोसेस भी आपने नहीं करना, ये पूरा का पूरा आप नहीं करोगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 162 भी आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना, पेज नंबर 162 नहीं करेंगे आप। उसके बाद अगले पेज पे आए बेटे, पेज नंबर 163, ये भी आपने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। इसमें मैंने आपको डिफरेंसेस भी लिखवाए थे C3 और C4 प्लांट्स के, वो भी आपने नहीं प्रिपेयर करने, ठीक है। क्लियर हो गया, मैंने आपको इस चैप्टर में सारा कुछ अच्छी तरह से बता दिया कि आप क्या करोगे और क्या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 164 अपनी बुक का आप लोग ओपन करें, पेज नंबर 164। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सेक्शन 1 हम पहले स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हैं, बहुत कंपल्सरी हमारा जो है एक क्वेश्चन है पेपर का, आपने हर हालत में इसको अटैम्प्ट करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ही पेपर का क्या है, एमसीक्यूज है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक मार्क करना है। टिक मार्क नहीं करना, बल्कि पेपर में तो आपने वो बबल जो है उसको फिल करके आते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसको भी पेपर सॉल्व करना, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, सारा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन बेटे शुरू करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट मेन प्रोसेस अकर ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपका राइट ऑप्शन है पार्ट सी, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। पार्ट ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में इन चारों में से कौन सी सेंटेंस ठीक है। आपका राइट आंसर है पार्ट डी, इट रिड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसेस्ड। डी पार्ट पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन दैट अकर इन थैलाकॉइड एंड कंज्यूम बाय द रिएक्शन दैट अकर इन द स्ट्रोमा। इसका राइट ऑप्शन है पार्ट डी, पार्ट डी ATP एंड NADPH पे आप लोग टिक करेंगे। नंबर 4 पे चलो, when deprived of oxygen yeast cell obtain energy by fermentation producing carbon dioxide ATP and, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है बी, इथाइल अल्कोहल। आप बी पे टिक लगाओगे। आगे नंबर 5 पे चलें बेटे, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate इंटू फ्रक्टोज 6-phosphate इज नोन एज। 5 बेटे 5 करवा रही हूँ मैं, इसका करेक्ट आंसर है ए, आइसोमराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 की तरफ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन ATP इज प्रोड्यूस। ATP जो है वो किस कन्वर्जन में प्रोड्यूस होती है। आपका राइट ऑप्शन है बी, सक्सिनाइल कोएंजाइम A इंटू सक्सेनिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 165 अपनी बुक का ओपन करेंगे आप लोग। पार्ट 7 की तरफ हम आते हैं, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन FADH, H प्रोड्यूसेस हाउ मैनी ATPs। आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन है पार्ट बी, यानी कि 2 ATP हमारे पास जनरेट होते हैं, 2 पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। 8 पे चलते हैं, विच ऑफ दीज इज CO2 एक्सेप्टेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है। हम कर रहे हैं पार्ट 8, आपका रिक्वायर्ड आंसर है बी पे आप लोग टिक करेंगे, राइबोलोस बाइफॉस्फेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक द इलेक्ट्रॉन पोस्ट लॉस्ट बाय फोटोसिस्टम 1 ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो आपका राइट आंसर है बेटे पार्ट ए, फेरिडॉक्सिन, ठीक है। क्लियर। नंबर 10, फोटोसिस्टम 2 मेक्स अप द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यू टू लाइट एक्साइटेशन बाय टेकिंग अप द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम। इसका राइट ऑप्शन है पार्ट डी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। टी पे आप लोग बेटे पार्ट डी पे आप टिक करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई। हमने अपना पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, डैट इज MCQs। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 2 की तरफ, डैट इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको सारे करवाऊंगी बेटे, और कोशिश करूंगी कि ओरली करवाऊं। आप लोग खुद जो है इसको सुन के अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार सकते हो। और वैसे भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेटे आपके चैप्टर ही में से होते हैं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर आपको याद हो तो बेटे मैंने आप लोगों को इनके डिफरेंसेस राइट करवाए थे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं मेरी,
और जिन ने तो साथ साथ उतारे थे उनके पास तो ऑलरेडी होंगे, और जो न्यू स्टूडेंट है बेटे मेरी प्लेलिस्ट पे जाके इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के वहाँ से इजीली आप लोग जो है वो डिफरेंसेस ले सकते हो। इन दोनों के डिफरेंसेस मैं आपको राइट करवा चुकी हूँ। नंबर 2 है हाउ इज फोटोसिंथेसिस अ रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, हाउ, ये आप बताएंगे। इसका आंसर आपकी बुक में गिवन है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं बता देती हूँ। आप सिंपली बताओगे, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे, आप मेंशन करेंगे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। इक्वेशन आपने यहाँ पे राइट करनी है, किसकी इक्वेशन बेटे, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन यहाँ पे आप राइट करोगे इस क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद आप बताओगे कि इस इक्वेशन के मुताबिक वाटर जो है बेटे इट इज़ ब्रोकन डाउन, और वो क्या करेगा, इट रिलीज हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन उसने रिलीज कर देना है और कन्वर्ट कर देना है किसमें, ऑक्सीजन में। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, बाय द एडिशन ऑफ सेम हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन निकला है ना, अब वही क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर जो है वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग हुई, किस में ऑक्सीडाइजिंग हुई, वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग टू फॉर्म ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर दो यहाँ पे प्रोसेस होंगे ना, एक होगी ऑक्सीडाइजिंग होगी और एक हमारे पास क्या होगी, रिड्यूसिंग प्रोसेस होगा। वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग टू फॉर्म ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग टू फॉर्म ग्लूकोज। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज अकरिंग। ठीक है, बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और साथ ही रिडक्शन भी हो रहा होता है। देखो मैंने सारा आपको समझा दिया है कि जो वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग उसकी हो रही है टू फॉर्म ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग हो रही होती है टू फॉर्म ग्लूकोज। तो दोनों प्रोसेस ही हो गए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और जब दोनों प्रोसेस होते हैं तो उसको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। दो मॉलिक्यूल हैं तो उनसे पूछा आपसे कि कंट्रीब्यूट कौन करता है, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सिंपली बताओगे ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बाय कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है बेटे वो कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। इज डेट क्लियर, लिख लोगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यही आपसे पूछा है ना, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। तो वो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है दैट इज गिवन बाय कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड इज फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। इज डेट क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन देखें आप, स्टेट द रोल ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। अपनी बुक पे जाएं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे आओ, ये देखें रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, यही आपने इस क्वेश्चन के आंसर में पूरा का पूरा राइट कर देना है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिटेल से पढ़ी है, वो सारी की सारी आपने उसको डिफाइन करना है, छोटा कर लेना है, समराइज कर लेना है, शॉर्ट कर लेना है। सिंपल बताओगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एक पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं रिड्यूस कोएंजाइम से टू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड फाइनली टू ऑक्सीजन। आपकी बुक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखी है, वहीं से आप सारा लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, हमने पढ़ा भी है इसको डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलिसिस। आपने सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस यहाँ पे नहीं राइट करना, बस मेन पॉइंट्स ग्लाइकोलिसिस के लिखोगे। सिंपल पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक में भी होती है और एन एरोबिक में भी होती है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे
होगा इन सीरीज ऑफ स्टेप में, और हर स्टेप जो है वो कैटेलाइज होगा बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, और तमाम के तमाम एंजाइम जो है दे आर फाउंड डिजोल्व इन साइटोसोल। और एंजाइम्स के अलावा यहाँ पे एटीपी और कोएंजाइम्स एनएडी जो हैं वो भी इस प्रोसेस के लिए असेंशियल होते हैं। बस इतना सारा आपने इसके आंसर में लिखना है, पूरा प्रोसेस नहीं लिखने बैठ जाना, ठीक है। समझ आ गई ना अब इसके आंसर में आप लोग क्या लिखोगे, जो मैंने आपको बताया है आप बस वही राइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के डिफरेंसेस भी बेटे मैंने आपको राइट करवाए हैं, जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था तभी मैंने आपको लिखवा दिए थे, वहीं से आप प्रिपेयर करोगे। हाउ कैन अ सेल सिंथेसाइज एटीपी थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन के टॉपिक में हमने ये डिटेल से पढ़ा था, वहीं से आपने इसको राइट करना है। कैन पायरुविक एसिड enter Krebs cycle as such? If not, what changes are made to it before Krebs cycle? क्वेश्चन नंबर 9 की बात मैं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग आओ तो बेटे पायरुविक एसिड जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, इट कैन नॉट एंटर द Krebs साइकिल डायरेक्टली। आप क्या लिखोगे, इट कैन नॉट, ये लिखा हुआ है ना पायरुविक एसिड एंटर Krebs साइकिल, नो, आप क्या लिखोगे, it cannot enter the Krebs cycle directly, it must be converted into acetyl coenzyme में। पता है ना, पहले वो acetyl coenzyme में कन्वर्ट होता है, देन ही वो आगे जाएगा ना। तो दिस इज डन बाय decarboxylation of pyruvic acid and one molecule of carbon dioxide is removed and oxidation। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, वही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और NAD+ जो है उसकी रिडक्शन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NADH में। और एसिटाइल कोएंजाइम जो है देन किस में एंटर हो जाएगा, Krebs साइकिल में एंटर होगा। ठीक है, बाद में जब ये सारे चेंजेस हो जाएंगे देन वो ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आ गई है, दोबारा बता दूं एक दफ़ा अगर नहीं समझ आ रही। मैंने आपको क्या बताया कि पायरुविक एसिड जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, इट कैन नॉट एंटर द Krebs साइकिल डायरेक्टली। पहले क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा, फर्स्ट इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये कन्वर्जन कैसे होती है ये भी मैंने आपको बताया। This can be done by decarboxylation of pyruvic acid and one molecule of carbon dioxide is removed। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, NADH में। और उसके बाद रिजल्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम जो है देन हमारे पास एंटर हो जाएगा किस में, Krebs साइकिल में। लास्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये टॉपिक अभी मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक आपने प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसके डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने इसके डिफरेंसेस भी आपको राइट करवा दिए थे C3 और C4 फोटोसिंथेसिस के। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपने नहीं करनी। आपको पता है कि PTB जो आपका सिलेबस है पूरा, उसमें अब नया एक स्मार्ट सिलेबस आया है। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ टॉपिक जो हैं वो आपके निकाल दिए गए हैं, आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो वो मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि आपने कौन कौन से नहीं करने, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, सेक्शन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना बेटे आपकी बुक की एक्सरसाइज ही में से आते हैं, इसलिए ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल ना छोड़ा करो। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, व्हाट रोल दे प्ले इन एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इधर आओ, आपकी बुक के बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको दिए हैं, ये देखिए रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये वैसे ही आपके सिलेबस ही में इंक्लूड नहीं है, ये 2 टॉपिक्स, असेसरी पिगमेंट्स और क्लोरोफिल, ये आपने करने ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाउ आर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी डिफरेंट। बेटे ये डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवाए हैं, आपने वहीं से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट हाउ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। आपकी बुक में पीछे ये डिटेल टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रिपेयर करोगे। डिस्क्राइब हाउ द रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ वाटर हमने पढ़ा था पीछे, आपकी बुक में दिया गया है, वहीं से आप इसको कंप्लीट करेंगे। व्हाट आर द इवेंट दैट कैप्चर लाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अभी मैं आपको बता के आई हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने डिटेल में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द साइक्लिक फास्फोराइलेशन। साइक्लिक फास्फोराइलेशन डिटेल में लिखोगे।
डिस्क्राइब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन टर्म ऑफ पैराग्राफ एंड इलस्ट्रेट इन टर्म ऑफ केल्विन साइकिल। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आपने सारे का सारा जितने भी आपके टॉपिक है ना, इसको आपने डिटेल इस पर नोट लिखना है। डिटेल नोट लिखोगे तो आपके नंबर आएंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएंगे, शॉर्टकट लगा के आओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक का है, व्हाट हैपन विद ग्लूकोज इन एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड द एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे आप रिस्पायरेशन बताओगे, व्हाट इज यू मेंट बाय रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स बताओगे, एरोबिक है, एन एरोबिक है, देन उसके बाद आपने एन एरोबिक की हेडिंग देनी है और एन एरोबिक के बारे में डिटेल नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज ग्लूकोज ब्रोक डाउन टू पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपने यहाँ पे डिटेल लिखना है। मैंने अभी आपको ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में और क्रेब्स साइकिल जो था उन दोनों के आगे इंपॉर्टेंट लिखवाया था, तो यहाँ पे आपने ग्लाइकोलिसिस का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो आप यहाँ पे डिटेल से लिखेंगे। हाउ क्रेब्स साइकिल, फिर क्रेब्स साइकिल भी आ गया जो मैंने पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने क्रेब्स साइकिल जो है वो डिटेल से लिखना है और ड्रॉ भी करना है साइकिल को। एक्सप्लेन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी डिटेल से लिखेंगे और ड्रॉ भी करेंगे। डिफाइन कीमियोऑस्मोसिस, कीमियोऑस्मोसिस का पूरा नोट जो पीछे है सारा का सारा यहाँ पे लिखेंगे। थ्रू विच वे प्रोटीन एंड फैट एंटर सेलुलर रिस्पायरेशन, यहाँ पे आप सेलुलर रिस्पायरेशन पे डिटेल नोट लिखोगे, आपकी चैप्टर में ये गिवन है। डिफाइन फोटो रिस्पायरेशन एंड प्रेजेंट इट इम्प्रूविंग द फोटोसिंथेसिस नॉट परफेक्ट, ठीक है, आपने फोटो रिस्पायरेशन पे डिटेल यहाँ पे नोट लिखना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, हम क्वेश्चन नंबर 14 हम जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑक्सीडेटिव रिएक्टिविटी और रुबिस्को। पीछे जाएं आप लोग अपनी बुक के टॉपिक पे, आपका टॉपिक है फोटो रिस्पायरेशन का, वहाँ पे आपने पूरा वो इतना बड़ा वो पॉइंट वाइज वैसे भी मैकेनिज्म है फोटो रिस्पायरेशन का, वो सारा आपने यहाँ पे डिटेल से लिखना है, ठीक है। हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस एंड अडैप्शन टू C4 फोटो रिस्पायरेशन जो है वो यहाँ पे आप डिटेल से लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और इन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन बेटे उन टॉपिक से मैच करते हैं ना, जो टॉपिक मैंने आपको कहा है कि आपने नहीं करने, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर नहीं करोगे अपने एग्जाम के लिए। जो जो टॉपिक हमने कट किए हैं ना, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने। नेक्स्ट आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस, ठीक है। इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस मैं आपको एक दफ़ा ओरली सारे समझा देती हूँ, बता देती हूँ, ताकि आपको अगर ये आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो बेटे, ठीक है। तो हम इंक्यूजिटिव क्वेश्चन 1 बाय 1 कर लेते हैं। 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, मैं आपको करवा देती हूँ। वाई डज सेलुलर रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी मोर एफिशिएंटली देन फर्मेंटेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन मोर एफिशिएंटली एनर्जी को रिलीज करता है, वाई। सिंपल 2-3 लाइन्स में इसका आंसर आपने देना है, इससे ज़्यादा डिटेल आंसर आपने नहीं देना। आप सिंपली बताओगे कि इन सेलुलर रिस्पायरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर। सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की बेटे कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, किस तरह, बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन रिजल्टिंग सफिशेंटली मोर एटीपी प्रोडक्शन होगी। और यहाँ पे हमारे पास जो एटीपी बनते हैं वो कितने बनते हैं, 36 एटीपी बनते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और फर्मेंटेशन जो है वो लिमिटेड है, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यील्ड करता है। फर्मेंटेशन में 2 बनते हैं आपके पास, और जो रिस्पायरेशन है सेलुलर रिस्पायरेशन, इसमें हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन कितनी होती है, 36 एटीपी जनरेट होते हैं इन द एंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप लोग आए, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन कंसिडर मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी देन बर्निंग ग्लूकोज डायरेक्टली। क्यों ऐसे होता है, तो आप सिंपल बताओगे कि ग्लूकोज में जो है मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर होती है इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है इन केस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ये एनर्जी जो है वो डायरेक्टली यूज़ होती है, और इसकी वजह से हीट का लॉस होगा और इनसफिशिएंट एनर्जी की यूटिलाइजेशन होगी। जबकि जब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर ग्लूकोज एनर्जी को हम यूज़ करें टू मेक एटीपी, तो एटीपी जो है बेटे वो प्रोवाइड करता है हमें असेसिबल एनर्जी सोर्स फॉर सेलुलर प्रोसेस। इज दैट क्लियर। इसी को आप लोग जो है, जो मैंने बोला अभी वर्डिंग, यही आप इस अपने आंसर में बता सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई माइट अ डिसरप्शन इन आइदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन प्रोसेस इफेक्ट ग्लोबल कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। बेटे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दे आर फंडामेंटल प्रोसेस टू मेंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। ये बहुत मेन बात है जो आपने इस क्वेश्चन में राइट करनी है। आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन बोथ आर फंडामेंटल प्रोसेस टू मेंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या बताओगे कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो किसका प्रोडक्ट बनता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनेगा, और जब रिस्पायरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है। एनी डिसरप्शन इन बोथ दिस प्रोसेस इफेक्ट द एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ दीज गैसेस। यानी कि अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आता है इन दोनों प्रोसेस में, तो इनकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक का लेवल है इन गैसेस का वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये हमारी एटमॉस्फेयर का जो गैसेस का लेवल है उसको बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज के हमारे 4 सेक्शन थे बेटे, वो चारों के चारों मैंने आपको करवा दिए। पहले हमने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, देन लॉन्ग, एंड इन द एंड इंक्लूसिव क्वेश्चंस भी मैंने आपको सारे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए। और इस चैप्टर में जो टॉपिक आपने पेपर के लिए नहीं प्रिपेयर करने थे अपने एग्ज़ाम के लिए वो भी मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिए हैं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।